हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं देन हम जनरली दो अप्रोच फॉलो करते हैं। एक हो गया टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा हो गया बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले कंट्री को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद कंपनी को एनालिसिस करते हैं। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं, यानी कि पहले कंपनी को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कंट्री को एनालिसिस करते हैं। बट आप कुछ भी करिए, आपके लिए सेक्टर का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और सेक्टर में भी दो तरह का सेक्टर होता है, एक हो गया सनराइज सेक्टर और दूसरा हो गया सनसेट सेक्टर। सनराइज सेक्टर यानी कि जो सेक्टर अभी उभर रहे, जो सेक्टर का रनवे फॉर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, जैसे कि ईवी इंडस्ट्री, इंटरनेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल। और जो सनसेट सेक्टर है उसका रनवे फॉर ग्रोथ बहुत ही कम है, या फिर वो इंडस्ट्री में रहा है, इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, जैसे कि सीडी इंडस्ट्री या फिर ऑटो का इंडस्ट्री। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से लोग बहुत एडवांस चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और जब हम सनराइज सेक्टर का बात करते हैं तो इन दो चीज़ों की वजह से सनराइज सेक्टर बोला जाता है। एक हो गया रनवे फॉर ग्रोथ, जैसे कि मैं पहले बोला, और दूसरा हो गया प्रीमियमाइजेशन। बट हार्डली ऐसे कोई सेक्टर होते हैं जिसमें ये दोनों फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उनका पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, रनवे फॉर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसमें प्रीमियमाइजेशन का एक ट्रेंड भी चल रहा होता है। और आज हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो ये सेक्टर में ऑपरेट करती है और इस सेक्टर में एक इंडियन लिस्टेड मार्केट लीडर है। तो ये सेक्टर का नाम है कंज्यूमर ड्यूरेबल और ये कंपनी का नाम है व्हिर्लपूल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इंडस्ट्री कैसा है, इसका बिजनेस क्या है, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है और इसके पास रिस्क क्या क्या है, और लास्ट में हम हमारा स्पेशल सेगमेंट भी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहले इसके सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि दो चीज़ें देखा जाता है, दो फैक्टर देखा जाता है। पेनिट्रेशन कितना है, तो अगर हम पेनिट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन है सिर्फ 33%, वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन है 14%, वाटर प्यूरिफायर का 9%, एसी का 5% और माइक्रोवेव का ओनली 2% है। बट जब इस आंकड़ों को हम ग्लोबल एवरेज के साथ कंपेयर करते हैं देन हमें असली सच्चाई पता चलता है। तो अगर हम एसी का ग्लोबल एवरेज लेके देखें देन चाइना में उसका पेनिट्रेशन है 100%, जापान में 91%, मलेशिया में 54%, थाईलैंड में 30% और इवन जो टोटल ग्लोबल एवरेज है वो है 30%, जबकि इंडिया में ये है 7%। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो ग्रोथ है, जो रनवे फॉर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बड़ा है। साथ ही साथ हमारा जीडीपी पर कैपिटा भी ग्रो कर रहा है, हमारे जो विलेजेस है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, और जो कोविड की वजह से जो इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से इस सेक्टर में अभी बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया पूरा सेक्टर का एनालिसिस। अभी देखते हैं ये कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी जनरली 4 या 5 चीज़ों में ही ऑपरेट करती है। पहले हो गया रेफ्रिजरेटर, दूसरा हो गया वॉशिंग मशीन, तीसरा एसी, चौथा एयर प्यूरिफायर और पांचवा हो गया कुकिंग एसेंशियल्स। तो अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखेंगे देन रेफ्रिजरेटर में से ये 60%, वॉशिंग मशीन में 22%, एसी में 6% और एयर प्यूरिफायर, किचन एसेंशियल्स, ये बाकी से जो अदर चीज हो गया उसको मिला के 12% इनकम करती है। तो इससे हमें क्लियरली ये दिखता है कि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो दो चीज़ों से आता है, एक हो गया रेफ्रिजरेटर और दूसरा हो गया वॉशिंग मशीन। तो चलिए इस दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते और देखते हैं इस इंडस्ट्री में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो पहला हो गया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया डायरेक्ट कूलिंग, जिसका कैपेसिटी कम होता है और जिसमें जो बर्फ जम जाता है और आपको मैन्युअली उसे निकालना पड़ता है। दूसरा हो गया फ्रस्ट पी, उसमें क्या होता है उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ये जनरली डबल डोर होते हैं और इसको आपको जो आइस को आपको मैन्युअली निकालना नहीं पड़ता। तो जो डायरेक्ट कूलिंग होता है वो बहुत ही लो सेगमेंट को टारगेट करता है और जो फ्रस्ट पी हो जाता है वो जनरली हाई या फिर मिड हाई सेगमेंट को टारगेट करता है। तो जब भी कोई आदमी अपना पहला फ्रिज लेता है वो जनरली प्रेफर करता है कि जो डायरेक्ट कूलिंग वाला ले, लेकिन जब अपग्रेड करता है वो फ्रस्ट पी लेने का ट्राई करता है। और जो फ्रस्ट पी होता है वो नॉर्मल जो डायरेक्ट कूलिंग से उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसको हम इनके जो वॉल्यूम और वैल्यू का एनालिसिस करके देख सकते हैं। क्योंकि जब हम वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं देन डायरेक्ट कूलिंग 72% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जब हम वैल्यू में देखते हैं देन ये सिर्फ 59% कंट्रीब्यूट करता है। जबकि जो फर्स्ट पी होता है वो वॉल्यूम में 28% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जब हम वैल्यू में देखते हैं देन ये 41% कंट्रीब्यूट करता है। और इसके साथ साथ और एक भी चीज़ हो रहा है कि जो बहुत सारे फ्रिज मैन्युफैक्चरर है वो अपना चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 70 से 80% ऑफ द कंपोनेंट इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सिर्फ जो कंप्रेसर हो गया या फिर रेफ्रिजरेंट हो गया उसे ये चाइना और थाईलैंड से इम्पोर्ट करते हैं। अभी अगर हम दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करें देन हो जाता है वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
एक हो गया सेमी ऑटोमेटिक, दूसरा हो गया ऑटोमेटिक टॉप लोड और तीसरा हो गया ऑटोमेटिक फ्रंट लोड। और जैसे कि हमने फ्रीज के केस में भी देखा था, इसमें भी लोग पहले सेमी ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटिक टॉप लोड लेना प्रेफर करते, उसके बाद जब आप अपग्रेड करते देन ऑटोमेटिक फ्रंट लोड की तरफ जाना प्रेफर करते। और इसका अगर हम वॉल्यूम और वैल्यू में कंपेरिजन देखेंगे, देन जो सेमी ऑटोमेटिक है वो वॉल्यूम में 56% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन वैल्यू में सिर्फ 39%। जो फुली टॉप ऑटोमेटिक है वो वॉल्यूम में 29% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि वैल्यू में 34%। और जो फुल्ली फ्रंट लोडेड है वो वॉल्यूम में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जब आप वैल्यू का बात करते हैं वो 27% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके जो टॉप 3 प्लेयर है यही 65% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। जैसे कि LG के पास 29%, सैमसंग के पास 28% और व्हिर्लपूल के पास 17% मार्केट शेयर है। उसी तरह का कोई सिचुएशन फ्रिज के केस में भी था, जैसे कि फ्रिज में LG के पास 31%, सैमसंग के पास 29%, व्हिर्लपूल के पास 18% और गोदरेज के पास 14% मार्केट शेयर है। बट जो सैमसंग और LG है वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट ये व्हिर्लपूल ऐसा पहला और मार्केट लीडर कंपनी है इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उनका टॉप 2 सेगमेंट का बात। अगर हम एसी के बारे में बात करेंगे तो ये सेक्टर ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इस सेक्टर में ऑलरेडी 40 प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे देन कोई भी प्लेयर इस सेक्टर में मार्केट लीडर नहीं बन पा रहा है, और सब अपना अपना मार्केट लीडर पोजीशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करें। इसके वजह से इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लास्ट सेगमेंट है जो कि किचन एसेंशियल्स का सेगमेंट, इसमें ये एलिका पीबी इंडिया के साथ पार्टनरशिप के जरिए एंट्री किए थे, और अभी ये इस कंपनी में 87% मार्केट से लेके बैठी है। ऑलमोस्ट कंपनी को हम बोल सकते हैं एक्वायर कर लिए है। ये चीज़ जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी का हिस्ट्री कुछ ऐसा है। ये एक कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, उसके बाद उस कंपनी को एक्वायर करके पूरा अपने सेक्टर में डोमिनेंस बना लेते हैं। जैसे कि 1980 में उन्होंने TVS के साथ मिलकर वॉशिंग मशीन बनाने का प्लांट सेटअप किया था पुदुचेरी में। उसके बाद उन्होंने उस पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। 1995 में कैलविनेटर के साथ मिलकर इन्होंने फ्रीज बनाने का सेगमेंट अपना स्टार्ट किया था, और कुछ दिन बाद उन्होंने भी उस बिजनेस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से जॉइंट वेंचर के थ्रू एक चीज़ में घुसने का ट्राई करते हैं, उसके बाद उस चीज़ों को पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं। तो हम कुछ दिन बाद देख सकते हैं कि जो सेगमेंट है, जो किचन अप्लायंस का सेगमेंट है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन 1% से भी कम है, ये इस सेक्टर में पूरी तरह से मोनोपोली के रूप में बिहेव करेंगे। तो अभी जल्दी से हम उनके अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे देन जो पहला ऑब्वियस चीज आ जाता है क्यों है रनवे फॉर ग्रोथ, क्योंकि पेनिट्रेशन इतना कम है तो इसका जो रनवे फॉर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ ये कि इंडिया में GDP पर कैपिटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जो पर पर्सन इनकम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को प्रीफर करना ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें लग्जरी हुआ करता था, लेकिन आजकल एक एसेंशियल बन रहा है। तीसरा चीज़ ये आ जाता है कि जो इंडियन विलेजेस है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। तो जब नए नए गाँव में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तभी जाके ये सारी चीज़ों का यूजेस बढ़ना लगेगा और इनका सेल भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। चौथा चीज़ हो गया है कि जो कोविड का पहला और सेकेंड वेव आया था, तो अगर समर के टाइम में ही आता है तो इनका जो मेन क्वार्टर होता है, सेल्स का जो क्वार्टर होता है, क्योंकि समर के टाइम में ही एसी फ्रिज ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा सेल होता है, तो अगर ये टाइम पे ही मार्केट बंद हो गया तो इनका सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, जिसका इफेक्ट हम इनके लास्ट 2 ईयर में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये कोविड का इफेक्ट चला जाता है देन जो लोगों का जो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ था वो बहुत सारे लोग इसको खरीदने के लिए आएंगे और इसके वजह से इनका सेल्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। पांचवा चीज़ ये है कि अपने ये 95% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस बना के रखे हैं, क्योंकि बाकी के ब्रांड क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बाकी के ब्रांड से बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये हाई मार्जिन पे ऑपरेट कर पाते हैं। और चौथा चीज़ ये है कि इनका जो 72% डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा कमीशन बीच में पे नहीं करना पड़ता, जिसके वजह से अगेन हाई मार्जिन पे ऑपरेट कर पाते हैं। और लास्ट 2 चीज़ ये है कि इंडिया में अभी क्रेडिट का रेट बहुत ही चीप हो गया है, यानी कि लोगों को बहुत ही अच्छे रेट में EMI मिल रहा है, लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से लोन मिल रहा है, तो लोग ये सारी चीज़ों को क्रेडिट लेके खरीदना प्रेफर करते हैं। और लास्ट चीज़ ये कि जो व्हिर्लपूल है उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए ये व्हिर्लपूल इंडिया से बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं करा है। जैसे कि नेस्ले जैसे कंपनी नेस्ले इंडिया से 5% रॉयल्टी चार्ज करते हैं, बट व्हिर्लपूल इंडिया से सिर्फ 1% रॉयल्टी चार्ज करता है। तो ये तो सारे हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लिए, अभी इसके रिस्क के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि इंडियन जो प्लेयर्स है, डोमेस्टिक प्लेयर्स है, वो अभी इस सेगमेंट पे घुसने का ट्राई करें। जैसे कि हैवेल्स ने लॉयड का एक्विजिशन करके, वोल्टेस ने वोल्टेक का एक्विजिशन करके ये सेगमेंट में घुसने का ट्राई करे, और ये क्या करे कि बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइसिंग रख रहे हैं, जिसके वजह से इनका मार्केट शेयर गिरने का भी डर रहता है।
दूसरा चीज़ हो जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, जो चाइना में अभी किसी भी तरह से प्रॉब्लम होता है देन इनको डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। और तीसरा चीज़ ये है कि अभी अगर चिप शॉर्टेज होता है या फिर मेटल के प्राइसेस में हाइक होता है देन उनके मार्जिन को भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में ये बहुत ज़्यादा चिप्स का यूज करते हैं और ऑब्वियसली सारा चीज़ मेटल से ही बनता है। तो अगर ये मेटल प्राइस और चिप के प्राइस में हाइक होता है तो इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो हो गया पूरा अपॉर्चुनिटी और रिस्क के बात। अभी देखते हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में। तो अगर हम इसका वैल्यूएशन स्टडी करेंगे तो इसका जो स्टॉक प्राइस में ड्रॉप है उसके बाद ये अपने कंपटीटर के हिसाब से बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अभी अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं बात करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट के बारे में, जो कि है 90 सेकेंड सेगमेंट। यानी कि इसके अंदर हम इस कंपनी को पूरी तरीके से 90 सेकंड के अंदर आपको समझाने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी में हम क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपके लिए मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ। तो पहला चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन बहुत ही कम हुआ है, तो इसके वजह से जो रनवे फॉर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री में 55% अब जो सेल्स हो रहा है वो प्रीमियमाइजेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग लो कॉस्ट मॉडल से हाई क्लास मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है और ये जो इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसके वजह से ये बहुत ही हाई मार्जिन पे ऑपरेट कर पा रहे हैं, जिसके वजह से एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में है पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस व्हिर्लपूल के बारे में कि ये कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट करती है, सेक्टर का ओवरव्यू क्या है, इस बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, इनके पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और थ्रेट क्या क्या है। आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग केस स्टडी बना रखे, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।